सुबह जब आम्रपाली की आंख खुली तो उसने देखा कि दास उसके कक्ष से सामान लेकर जा रहे थे। वो ये देखकर चौंक गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आम्रपाली ने अपने कक्ष को बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। उसके कक्ष में लगा झूमर, दीवारों पर सोने चांदी के चौखटे में लगे हुए सुंदर सुंदर चित्र। आम्रपाली के आसन में भी सोने चांदी के काम के साथ साथ हीरे मोती भी जड़े हुए थे। कक्ष में कोने में रखी पानी की सुराही भी सोने की थी। उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। एक से एक महंगे सामान और सुविधाओं से युक्त था आम्रपाली का कक्ष। आम्रपाली अपनी आंखों के सामने से सारा सामान जाते हुए देख रही थी। वो अचंभित थी कि ये सब क्या हो रहा है। जब किसी दास दासियों ने उसका जवाब नहीं दिया तो उसने असमंजस्य में आकर सरना से पूछा कि क्या हो रहा है सरना। इससे पहले कि सरना कुछ कहती, आम्रपाली ने देखा कि दो दास द्वार की तरफ आम्रपाली का पसंदीदा आसन लेके जा रहे थे। आम्रपाली ने दोनों हाथ फैलाकर उनको रोकने के लिए कहा। वो सरना की तरफ देखकर सोच रही थी कि सरना चुप क्यों है, इन्हें रोक क्यों नहीं रही। तभी सरना ने आम्रपाली के दोनों हाथ नीचे कर दिए और वो दास आम्रपाली का आसन बाहर ले गए। सरना आम्रपाली की तरफ देखकर कहती है, देवी हम कुछ नहीं कर सकते, ये महाराज का आदेश है। ये सुनते ही आम्रपाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अचंभित होकर एक जगह खड़ी हो गई। तभी एक महिला सैनिक ने तेजी से द्वार में प्रवेश किया। आम्रपाली उसे देखकर कहती है, कौन हो तुम और ये सब क्या हो रहा है। तो महिला सैनिक आम्रपाली की तरफ देखकर कुटिल मुस्कान के साथ कहती है, जो महाराज का आदेश है वही हो रहा है। फिर वो सरना की तरफ देखकर कहती है, चलो अब तुम्हारा भी काम समाप्त हो गया है। यहाँ पर जाओ, महाराज ने तुमको फिर से सैन्य बल में भर्ती कर दिया है और आज से आम्रपाली की अंगरक्षिका हम हैं। ये सुनते ही सरना और आम्रपाली के होश उड़ गए। आम्रपाली ने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, आज वो उसके सामने हो रहा था। नीलपद महल में सरना ही तो उसकी सबसे अधिक विश्वसनीय थी। न जाने कितने खतरे उठाकर उसने हर जगह आम्रपाली की रक्षा की थी। ये सोच सोचकर आम्रपाली का सिर अब फटा जा रहा था। तभी नई अंगरक्षिका सुरसा सरना से कहती है, चलो अब तुरंत यहाँ से जाओ। सरना की आंखों में पानी भर आया था। उसने एक नजर आम्रपाली की तरफ देखा और वहां से जाने लगी। तभी आम्रपाली ने कहा, कहीं नहीं जाएगी सरना। सरना महाराज का आदेश होने की वजह से कुछ नहीं बोल पा रही थी और वो नम आंखों से आगे बढ़ने लगी। लेकिन आम्रपाली ने दौड़कर सरना को रोकने की कोशिश की। इतने में क्रोधित होकर अंगरक्षिका सुरसा ने कसकर आम्रपाली का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। तो तेजी से पीछे की तरफ जा गिरी। सरना से ये सब देखा नहीं गया और वो वहां से चली गई। अंगरक्षिका सुरसा के इस व्यवहार से आम्रपाली पूरी तरह से अचंभित थी। आम्रपाली को देखकर सुरसा कहती है, वो समय गया जब आपके इशारों पर नीलपद महल में सब कार्य होते थे। अब यहाँ वही होगा जो महाराज चाहेंगे और आज से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था हम संभालेंगे। ये सारी सुख सुविधाएं, कीमती सामान सब आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। ये सब सुनकर आम्रपाली बहुत क्रोधित हुई, पर वो पहले अंगरक्षिका सुरसा और उसके कक्ष से सामान ले जा रहे दास दासियों को देखकर ये सोच रही थी कि महाराज ने इतना बड़ा और कठोर कदम कैसे उठा लिया। सरना नीलपद महल के द्वार की तरफ जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। इतना सब बदलाव एक रात में कैसे हो गया वो भी समझ नहीं पा रही थी। महाराज इतने निष्ठुर हो जाएंगे उसने ये कभी नहीं सोचा था। उसकी आंखों से गिरते आंसुओं को देखकर आसपास खड़े सभी लोग खुसुर फुसुर कर रहे थे। सरना मन में कहती है, ये क्या हो गया है देवी आम्रपाली के साथ। महाराज ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक स्त्री पर इतने अत्याचार भला कोई राजा कैसे कर सकता है। सरना को आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था और सोचती जा रही थी, चारों तरफ देवी के शत्रु ही शत्रु हैं। अब कौन रक्षा करेगा उनकी। और अब तो हम भी उनसे मिलने के लिए तरस जाएंगे। ये कैसी विपदा आन पड़ी है। हम महाराज का आदेश नहीं मानना चाहते, पर अगर हम उनसे ही बगावत कर बैठेंगे तो हमें वो मृत्यु दंड तक की सजा दे सकते हैं। फिर हम किसी भी तरह आम्रपाली के काम नहीं आ पाएंगे। हमें जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा। तभी सरना के कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। सरना ने चौंक कर देखा तो सामने स्वर्णसेन खड़े थे। उन्होंने सरना को पहली बार ऐसे देखा था। स्वर्णसेन सरना को देखकर कहते हैं, क्या हुआ सरना, तुम्हारी आंखों में आंसू। सरना अपने आंसू छुपाते हुए कहती है, मैं छावनी जा रही हूँ, मुझे सैन्य बल में भर्ती करा दिया गया है महाराज ने।
हमारी जगह उन्होंने सुरसा को आम्रपाली की अंगरक्षिका के रूप में नियुक्त कर दिया है। स्वर्णसेन ये सुनकर अचंभित रह गए। उनको तब समझ में आया कि सरना की आंखें उन्हें पहली बार ऐसे नम क्यों दिखाई दी। उसके बाद सरना ने स्वर्णसेन को सारी कहानी सुना दी। वो सब कुछ सुनकर स्वर्णसेन गहरी सोच में पड़ गए थे। वो मन में कहते हैं, कल रात की घटना से महाराज इतना क्रोधित हैं कि उन्होंने इतना कठोर निर्णय ले लिया। आम्रपाली से सारी सुख सुविधाएं छीन ली, उनके विश्वसनीय साथी को उनसे दूर कर दिया। महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है कि आपकी इन हरकतों के बारे में जब सम्राट बिंबिसार को पता चलेगा तो क्या हश्र होगा आपकी वैशाली का और आपका। ये सोचकर उन्होंने सरना के कंधे पर थपथपाते हुए उसे सांत्वना देने की कोशिश की और कहा, हम जल्दी इसका कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे, तुम समय मिलते ही हमसे फिर मिलने आना। सरना ने हाँ में सिर हिलाया और दुख भरे भाव के साथ वहां से जाने लगी। स्वर्णसेन के चेहरे पर भी अब गंभीर भाव छा गए थे। जहाँ एक तरफ स्वर्णसेन आम्रपाली के लिए चिंतित थे तो वहीं दूसरी तरफ सुमेर बेचैन होकर श्रीमालू के पास पहुंच गए थे। श्रीमालू को जब ये पता चला था कि आम्रपाली महल से भाग गई है तब वो बहुत चिंतित थे, किंतु जब उसे ये पता चला कि आम्रपाली वापस आ गई है तब से वो निश्चिंत हो गए थे और श्रीमालू भी निश्चिंत हो गई थी। श्रीमालू अपने कक्ष में आसन पर बैठी मुस्कुराकर अपने मन में कहती है, हाँ आम्रपाली, इस बार भाग्य हमारे साथ है। हम तुम्हारा वो हासिल करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने हमारे जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया था उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही होगा। तभी तेजी से सुमेर ने कक्ष के अंदर प्रवेश किया। वो बहुत चिंतित लग रहे थे। श्रीमालू आसन से उठकर सुमेर के पास जाकर कहती है, अब फिर कोई बुरी खबर लाए हैं क्या? सुमेर क्रोधित होकर कहते हैं, महाराज की बुद्धि घास चरने चली गई है। जब आम्रपाली अच्छी खासी महल वापस आ गई थी तो ये उल्टे सीधे निर्णय लेने का क्या मतलब है? श्रीमालू को समझ नहीं आया कि सुमेर महाराज के कौन से निर्णय से इतना व्याकुल थे। श्रीमालू ने कहा, महामंत्री जी, अब कौन सी मुसीबत आन पड़ी है? ऐसा कौन सा निर्णय ले लिया महाराज ने? तो सुमेर ने श्रीमालू की तरफ देखते हुए कहा, आम्रपाली से सारी सुख सुविधाओं का सामान वापस लेने से पता नहीं महाराज को क्या खुशी मिलेगी। साथ ही उन्होंने हमारी योजना पर भी पानी फेर दिया। श्रीमालू अब चिंतित हो गई थी। उसने सुमेर से पूछा, क्या कह रहे हैं आप? तो सुमेर ने कहा, आम्रपाली की सुख सुविधाओं की चीजें हटाई हैं। इन सब का क्या मतलब है? लेकिन कम से कम उसे कैदी तो ना बनाते, उसकी सुरक्षा से सरना को तो ना हटाते। बताओ, इतनी कड़ी सुरक्षा में अब तुम कैसे जाओगी वहां? अब कोई सुरसा उसकी नई अंगरक्षिका बना दी गई है। कहा जाता है कि वो किसी जल्लाद से कम नहीं है। ये सुनकर श्रीमालू के होश उड़ गए। वो पीछे हटती चली गई, अपने आसन पर जा गिरी। उसने मन में सोचा, ये बुढ़े महाराज की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? ये कैसा आदेश दे दिया? अब हम कैसे अपना प्रतिशोध पूरा करेंगे? एक पल को जो खुशी मिली थी इस महाराज ने वो भी दूसरे पल हमसे छीन ली। श्रीमालू संभल कर उठी और मन में कहती है, कोई बात नहीं महाराज, आप आम्रपाली को भले ही 7 तालों में क्यों ना कैद कर ले। श्रीमालू उसे मारकर अपना प्रतिशोध जरूर पूरा करेगी। श्रीमालू आगे की योजना बना रही थी और वहीं महामंत्री सुमेर बहुत परेशान नजर आ रहे थे। जहाँ एक तरफ श्रीमालू आम्रपाली से प्रतिशोध लेने के लिए बेचैन थी तो वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली को समझ नहीं आ रहा था कि महाराज ये सब क्यों कर रहे थे। आम्रपाली गहन विचारों में खोई हुई थी और अपने कक्ष की खिड़की पर बैठी थी। सामान चले जाने से उसका कक्ष बिल्कुल सूना सूना हो गया था, किंतु आम्रपाली को इसका लेश मात्र भी दुख नहीं था और ना ही कोई चिंता। वो मन में कहती है, जिसने हमारे लिए अपना जीवन तक दाव पर लगा दिया था वो सरना आज हमसे दूर हो गई। ये क्या हो रहा है हमारे जीवन में? कल रात तो हम भानु प्रताप से मिलकर बहुत प्रसन्न थे और सुबह होते ही ये दुख का पहाड़ टूट पड़ा हम पे। प्रभु, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारी? ये सोचकर आम्रपाली के चेहरे पर पसीना आ रहा था। तभी अंगरक्षिका सुरसा ने कक्ष में प्रवेश किया। उसने कहा, महाराज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। आम्रपाली ने अंगरक्षिका सुरसा की तरफ देखकर मन में सोचा, अब क्या संदेश भेजा होगा महाराज ने? हमारे लिए कोई नई मुसीबत ही भेजी होगी। सुरसा आगे कहती है, महाराज का आदेश है कि आपको अब एक दिन छोड़कर हर अगले दिन मेहमानों से भेंट करनी होगी, यानी कि एक दिन आराम और दूसरे दिन भेंट। ये कहकर अंगरक्षिका मुस्कुराने लगी और आम्रपाली ही सुनकर क्रोध से भर गई। उसे लग रहा था कि वो अभी राजमहल जाकर महाराज के होश ठिकाने कर दे, किंतु अब ऐसा संभव नहीं था। आम्रपाली का राज नीलपद महल में समाप्त हो चुका था। अब वो यहाँ एक कैदी से ज्यादा कुछ नहीं थी। तभी सोम ने
हाथ में खाने की थाल लिए कक्ष में प्रवेश किया। आम्रपाली की हालत सोम से अब देखी नहीं जा रही थी। वो मन ही मन खुद को कोस रहा था कि उसके होते हुए आज आम्रपाली की ये हालत है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। सोम ने मन में कहा, आम्रपाली, आपने हमारी बात क्यों नहीं मानी थी? आज आप महाराज के अत्याचारों से बहुत दूर होती। सोम सोच ही रहा था कि तभी अंगरक्षिका ने कहा, खाना रख कर जाओ यहाँ से। सोम का ध्यान अंगरक्षिका की बात पर गया ही नहीं, वो बस आम्रपाली के बारे में ही सोच रहा था। तभी अंगरक्षिका ने कठोर स्वर में कहा, सुनाई नहीं पड़ा तुमसे हमने क्या कहा? खाना रखो और कक्ष से बाहर निकलो। ये सुनकर सोम की तंद्रा भंग हुई। वो खाना रखकर सुरसा को घूरते हुए वहां से जा रहा था। उसने एक बार फिर से आम्रपाली को देखा। आम्रपाली भी उसे जाते हुए देख रही थी, फिर एकदम से कहती है, रुको सोम। सोम के कदम एकदम वहीं थम गए। अंगरक्षिका ने भी पलटकर आम्रपाली की तरफ देखा। आम्रपाली जोर से कहती है, सोम, ये थाल यहाँ से ले जाओ। सोम और अंगरक्षिका कुछ समझ नहीं पाए। सोम को अभी वहां खड़ा देखकर आम्रपाली कठोर स्वर में कहती है, सुनाई नहीं दिया तुम्हें क्या? हमने क्या बोला? जाते जाते ये थाल भी अपने साथ ले जाओ। तो सोम ने कहा, आप खाना नहीं खाएंगी तो आप अस्वस्थ हो जाएंगी। आम्रपाली सोम की तरफ देखकर कहती है, हम आज से आमरण अनशन पर हैं। ये सुनते ही सोम और अंगरक्षिका दोनों चौंक गए। आम्रपाली अंगरक्षिका से कठोर स्वर में कहती है, जब तक वैशाली से नगर वधु की प्रथा का अंत नहीं होगा, अब हम अन्न का एक भी दाना अपने मुंह में नहीं रखेंगे और ना ही जल की एक बूंद ग्रहण करेंगे। जाओ, जाकर कह दो अपने महाराज से कि स्त्रियां अब उनका राजकोष भरने के लिए अपना शरीर नहीं बेचेंगी। आम्रपाली क्रोधित होकर कहती है, अपने महाराज को ये भी बोल देना कि उनके अत्याचारों में अभी इतनी शक्ति नहीं कि वो आम्रपाली को दायित्व निभाने के लिए बाध्य कर सके। उनसे ये भी कहना कि यदि वो एक स्वाभिमानी पुरुष हैं तो अपने बल पर अपना साम्राज्य चलाएं, ना कि स्त्रियों के शरीर के दम पर। और यदि उनमें पुरुषार्थ नहीं है तो हट जाएं राज सिंहासन से। आम्रपाली के क्रोध से अंगरक्षिका घबरा गई। उसने पहले सोम को वहां से जाने का इशारा किया और वो उसके जाने के बाद तेजी से बाहर निकली और सैनिकों से आम्रपाली पर नजर रखने को कहकर वहां से राजमहल चली गई। सोम आम्रपाली के कक्ष से तेजी से निकलकर रसोई में चला गया और उसने अंदर से द्वार बंद कर लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी जो देखा क्या वो सत्य था या कोई स्वप्न। वो जमीन पर बैठ गया। थाली में उसका भी भोजन रखा हुआ था। उसने अपने हाथ से थाली को दूर खिसका दिया। जहां एक तरफ सोम अपने विचारों में डूबा था तो वहीं दूसरी तरफ अंगरक्षिका सुरसा तेज कदमों से राजमहल की तरफ जा रही थी। महाराज अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी अंगरक्षिका ने अंदर आने की अनुमति मांगी। महाराज ने इशारे से उसे अंदर आने को कहा। महाराज ने कहा, आपने अपना कार्यभार सही से संभाल लिया ना? तो अंगरक्षिका ने कहा, जी महाराज। तो महाराज ने कहा, हमने तुम्हारी नियुक्ति इसलिए नीलपद महल में की है ताकि तुम आम्रपाली पर नजर रख सको, वहां की पल पल की जानकारी हमें दे सको, और इन सब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य ये है कि तुम अपना दबाव उन सब पर बना कर रखो। अंगरक्षिका ने कहा, महाराज, आम्रपाली बहुत ढीठ है, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। आपने उससे हर तरह की सुख सुविधाएं छीन ली, फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज आश्चर्यचकित होकर अंगरक्षिका की बातें सुन रहे थे। वो आगे कहती है, महाराज, जो स्त्री जलपान त्याग सकती है उस पर कोई दबाव काम नहीं कर सकता। ये सुनकर महाराज चौंक गए। क्या? उसने जलपान त्याग दिया? तो अंगरक्षिका ने कहा, जी महाराज, वो आमरण अनशन पर बैठ गई है। उसने कहा है कि जब तक वैशाली से नगर वधु की प्रथा का अंत नहीं होगा वो ना तो कुछ खाएगी और ना ही पिएगी। महाराज, उसने ये भी कहा है कि वो अब अपना दायित्व नहीं निभाएगी। ये सुनकर महाराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। सिरसा ने आगे कहा, यही नहीं महाराज, उसने आपके पुरुषार्थ को भी ललकारा है। ये सुनते ही महाराज की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। महाराज अब और कौन सा कदम उठाएंगे आम्रपाली को बाध्य करने के लिए? श्रीमालू अब आम्रपाली से अपना प्रतिशोध कैसे लेगी? और जब सम्राट को ये खबर मिलेगी कि महाराज ने आम्रपाली पर अत्याचार बढ़ा दिए हैं तो आप क्या करेंगे सम्राट? ये जानने के लिए सुनते रहिए। आम्रपाली।